ऐसे चलाते गाड़ी, ऐसे चलाते। तुम ठीक हो? हाँ? थैंक यू सो मच। पूर्णिमा, तुम्हें पता है ना कि तुम प्रेग्नेंट हो, और ऐसी हालत में तुम्हें इसके पीछे दौड़ना पड़ा। अरे फिर से लापरवाही क्यों कर रही है? इसको मार्केट लेके नहीं जाना चाहिए था। तुम जानते हो ना कि अगर आर्या को बाहर घुमाने ना ले जाओ तो वो घर में तोड़फोड़ शुरू कर देती है। मुझे लगता है कि अब आर्या को ऑटिस्टिक बच्चों के स्कूल हॉस्टल में भेज देना चाहिए। पैसे का इंतजाम हो गया है, मुझे 4 लाख का इंसेंटिव भी मिला है, सो वी विल मैनेज। गिरीश, आर्या हमारे बगैर कैसे रह पाएगी? उसके फ्यूचर के लिए जरूरी है। वैसे भी इस हालत में तुम्हें अपना ख्याल रखना पड़ेगा ना। आर्या की किसी शरारत की वजह से तुम्हें कोई हार्म हुआ तो। तेरी मैडम फिर से पेट से है बेचारी। उस पगली के चक्कर में फिर से बच्चा गिरेगा उसका। अरे नहीं नहीं, मेरा साहब है ना, इस पर उसने अलग ही प्लानिंग करके रखी है। मेरे साहब को ना 4 लाख रुपए मिले हैं इनाम में ऑफिस से। उस पैसे से वो अपनी बेटी को हॉस्टल भेजने की सोच रहा है। हेलो हेलो पूर्णिमा। अच्छा पूर्णिमा, एक बात सुनो, तुम आर्या को साथ लेकर तो नहीं जा रही हो ना? नहीं नहीं, मैंने राधा को कहा है आर्या के साथ रुकने को। रूम में चलो, हम लोग खेलें। आर्या रुको। ऑटो। ऐसे चलाते गाड़ी, ऐसे चलाते। अंकल कैसे हैं आप? बेटी ठीक है तुम्हारी? हाँ अंकल ठीक है। तुम्हें पता है ये धीरज दर्शन बिल्डिंग कहाँ पर है? धीरज दर्शन, अब आप वो देखो वहां जाओगे ना तो फर्स्ट राइट लोगे। शुक्रिया बेटा। बेटा तुम चाहो तो मैं तुम्हारी एक मदद करना चाहता हूँ। कैसी मदद अंकल? मेरी जान पहचान के एक फकीर बाबा है, बाबा फकीरुद्दीन। तुम अपनी बेटी को उनके पास लेके जाओ, उनके चमत्कार से वो जरूर ठीक हो जाएगी। हेलो गिरीश, गिरीश आर्या। पूर्णिमा, क्या हुआ आर्या को? जब मैं क्लिनिक से वापस आई तो दरवाजा खुला था, सारा सामान फैला हुआ है और आर्या भी कहीं नहीं थी। कैश और ज्वेलरी सब गायब है और राधा का फोन भी नहीं लग रहा। व्हाट? गिरीश तुम जल्दी आ जाओ, मुझे आर्या की बहुत फिक्र हो रही है। पता नहीं वो कहाँ के साल में होगी मेरी बच्ची। गिरीश, राधा के साथ साथ चंदन भी गायब है और उसका फोन भी नहीं लग रहा है। ये चंदन कौन है और आपका परिचय? सर, ये हमारी सोसाइटी की सेक्रेटरी मिस्टर प्रजापति, और चंदन हमारी बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड है। सर, जब से ये लोग आपसे मिलने गए हैं तभी से मैं चंदन को ढूंढ रहा हूँ, और जिस एजेंसी के थ्रू हमने उसे अपॉइंट किया था मैंने उन्हें भी इसके बारे में बता दिया। प्रिया, चंदन और उसकी एजेंसी की डिटेल्स ले लो। जहाँ जहाँ भी सीसीटीवी है उसकी फुटेज चेक करो। सर चलो चलिए। आपका फ्लैट कौन से फ्लोर पे है? सर, 3rd फ्लोर पर। दिखाइए। 1 मिनट। हाँ चंदे, बोलो। सर, आर्या की मेड राधा अभी तक अपने घर नहीं पहुंची। पता चला है वो अपनी मौसी के साथ यहाँ रहती थी, और मौसी ने बताया कि उन्हें भी नहीं पता कि राधा इस वक्त कहाँ पे होगी। मेड के साथ साथ बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड का भी फोन बंद है।
उस गार्ड और उसकी एजेंसी की डिटेल्स में तुम्हें मैसेज करवाता हूँ, उसके बारे में भी पता करो। और हाँ, एक कांस्टेबल को राधा के घर के बाहर रुकने को बोलो। ओके सर। चलिए। घर से क्या क्या सामान चोरी हो गया? सर लॉकर में 4-4.25 लाख कैश था और 2-2.5 लाख के गहने थे। लेकिन एक बात बताइए, आपकी मेड राधा और बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड चंदन का फोन एक साथ बंद हुआ, चक्कर क्या है ये? सर हमें कोई आइडिया नहीं है। हमें तो राधा पर पूरा ट्रस्ट था। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि राधा ऐसे कुछ कर सकती है। सर अगर मेरी बच्ची नॉर्मल होती ना तो मैं उसे जरूर अपने साथ क्लिनिक ले जाती, लेकिन आर्या, अरे बेटा सुनो ना, देखो मैं ना थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ, तुम राधा दीदी के साथ खेलो ना। अरे मैडम आप जाइए, मैं देख लेंगी इसको। मैडम आप जाइए। आर्या हम लोग खेलेंगे। आर्या आर्या हम लोग खेलेंगे हम लोग खेलेंगे। चलो 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 हम लोग खेलेंगे, चलो। सर आर्या को हैंडल करना बहुत ही मुश्किल होता था। अगर मैं प्रेग्नेंट ना होती तो मैं उसे अकेला छोड़कर कभी नहीं जाती। सर सुबह 11 बजे से इस बिल्डिंग के किसी भी सीसीटीवी कैमरे में फुटेज रिकॉर्ड नहीं हुआ है, क्योंकि सारे सीसीटीवी कैमरा के रिकॉर्डर्स बंद किए गए थे। मिस्टर प्रजापति, आप इस बिल्डिंग के सेक्रेटरी हैं। आप सुबह से इस बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड चंदन को ढूंढते रह गए। आपने ये नहीं देखा कि सीसीटीवी के रिकॉर्डर्स बंद हैं? नहीं सर, मैंने चेक नहीं किया। ज़रूर उस चंदन ने ही रिकॉर्डर बंद किया होगा, इसलिए उसका फ़ोन भी बंद आ रहा है। सर जो फुटेज अवेलेबल है, करीब 11 बजे से पहले आर्या की मां को बिल्डिंग से बाहर जाते हुए देखा गया, और रिकॉर्डर बंद होने के ठीक 2 मिनट पहले ये गार्ड अंदर गया। शायद इसी गार्ड ने ये रिकॉर्डर पर्पसली बंद किया है। लेकिन प्रिया, समझना यह भी होगा कि इस गार्ड ने और मेड राधा ने मिलकर सिर्फ चोरी की है या मामला कुछ और ही है। और आर्या को गायब करने के पीछे इनका क्या मकसद होगा? बोलो शिंदे। सर आर्या के बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड चंदन यूपी का रहने वाला है। उसका नेटिव एड्रेस बनारस के बेनीपुर गांव का है, और आजकल वो मुंबई में मीरा रोड में किसी उस्मान चौल में रहता है। ठीक है। साहब चंदन ड्यूटी भी गया तो अपना बैग भी पैक करके ले गया साहब। कुछ बता के गया था क्या कांड करने वाला है आज वो? साहब इस बारे में हमें कुछ नहीं पता, लेकिन हाँ उसका राधा के साथ चक्कर जरूर चल रहा था सर। राधा और चंदन दोनों चोरी करके फरार हैं। राधा जिनके घर में काम करती थी उनकी बेटी भी गायब है। तुम दोनों को वाकई नहीं पता कि वो कहाँ हैं या कुछ छुपा रहे हो हमसे? साहब इस बारे में सच्ची हमें कुछ भी नहीं पता। मैं तुम्हारा फोन नहीं उठा रहा हूं, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? नहीं, मैं तुमसे बात नहीं कर सकता। अरे नहीं आ सकता तुमसे मिलने। किससे बात कर रहे थे? एक दोस्त का कॉल था। अच्छा गिरीश, इस एल्बम में से आर्या का एक फोटो गायब है। तुम्हें पता है कि कहाँ है? आर्या गायब हो गई है पूर्णिमा, और तुम आर्या के फोटो को लेके परेशान। तुम्हें आर्या की कोई परवाह है भी या बस?
क्या मतलब? तुमने पहले भी आर्या से परेशान होकर उसे मारने की कोशिश की थी। मैडम क्या कर रही आप? मैडम आप ये क्या कर रही थी? मर जाने दे हमें, मर जाने दे हम दोनों को। नहीं मैडम, मैं आपको ऐसा कुछ नहीं करने देगी। गिरीश, तुम भूल रहे हो कि आर्या के साथ साथ मैं भी मरना चाहती थी। हाँ, और राधा ने ही तुम्हें ये सब करने से रोका था। तो अब अचानक से ऐसा क्या हो गया कि राधा एकदम से बदल गई? ये तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि जिस दिन आर्या गायब हुई तुम आर्या और राधा के साथ किसी बाबा के पास जाने की बात कर रही थी। गिरीश, एक बार मिलने में क्या हर्ज है? मैं आर्या को दिखाने के साथ साथ उनसे ये भी पूछ लूंगी कि हमारा आने वाला बच्चा भी आर्या के जैसा होगा या नहीं। पूर्णिमा, इस अंधविश्वास के चक्कर में मत पड़ो। तुम डॉक्टर के पास जा रही हो ना, बस वहीं जाओ। गिरीश, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारे मना करने के बावजूद मैं उस बाबा से मिलने गई थी? क्योंकि अगर तुम वहां नहीं गई तो राधा आर्या को लेकर गायब क्यों हुई? गायब तो घर से जेवर और कैश भी है और वो सिक्योरिटी गार्ड भी। गिरीश, गिरीश तुम ऐसा सोच में कैसे सकते हो? मैं अपने बच्चे को, तुम क्या बोल रहे हो? जो औरत आर्या को मारने की कोशिश कर सकती है, अपने कोख में पल रहे बच्चे को गिराने की कोशिश कर सकती है, वो तो कुछ भी। ये बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड चंदन यूपी का रहने वाला है। यूपी पुलिस को राधा, चंदन और आर्या तीनों की डिटेल्स भेजो। मुंबई से बाहर जाने वाले सभी रास्ते, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, सभी पे अलर्ट कर दो। राधा और चंदन का मोबाइल नंबर और फोन का IMEI नंबर भी ट्रेस करने की कोशिश करो। यस सर। आर्या के साथ क्या हुआ होगा, इसका पता लगाने के लिए एक तरफ राधा और चंदन की तलाश की जा रही थी और आर्या की रेजिडेंशियल सोसाइटी में और आसपास में पूछताछ की जा रही थी। पुलिस जब राधा की मौसी से मिली तो सामने आया राधा और चंदन का अफेयर। लेकिन आर्या के घर चोरी करने के साथ साथ उनका आर्या को गायब करने का मकसद क्या था? राधा और चंदन के कॉल रिकॉर्ड से साफ है कि उन दोनों का अफेयर था। राधा और चंदन अगर आर्या के घर से चोरी करके भागे तो जाहिर सी बात है वो आर्या को अपने साथ फिरौती के लिए तो लेके गए नहीं होंगे। अब सवाल ये उठता है कि वो ऐसी लड़की को अपने साथ लेके कैसे गए होंगे जिस पर काबू पाना इतना आसान नहीं था। सर, उस दिन जो कुछ भी हुआ सीसीटीवी कैमरा में फुटेज कैप्चर नहीं है क्योंकि रिकॉर्डर बंद किया गया था। और आर्या के बिल्डिंग और उसकी सोसाइटी के आसपास पूछताछ करने के बाद भी राधा, चंदन और आर्या को विटनेस करने वाला कोई भी सामने नहीं आया। और सर, ना ही यूपी पुलिस ना कहीं और से इन तीनों के बारे में कोई भी लीड मिला है। हो सकता है प्रिया ये दोनों मुंबई में ही कहीं छुपे हों। लॉजेस और गेस्ट हाउसेज में पूछताछ करो, हो सकता है कुछ पता चले। सर, जो औरत आर्या को मारने की कोशिश कर सकती है, अपने कोख में पल रहे बच्चे को गिराने की कोशिश कर सकती है, वो तो कुछ भी, वो तो कुछ भी। अंकल, अंकल! पूर्णिमा और आर्या का चोरी छिपे पीछा करने वाला अब खुद पूर्णिमा से भाग रहा था। ये राज कई चौंका देने वाले पहलुओं से जुड़ा था और इस सबसे अनजान पुलिस को मेड राधा और सिक्योरिटी गार्ड चंदन के एक लॉज में छिपे होने का पता चला। एक्सक्यूज मी, ये तीनों इसी लॉज में ठहरे हैं? लेकिन सर ये बच्ची यहाँ पर नहीं है। ये दोनों कितने नंबर रूम में ठहरे हैं? 202। पाटिल, लेके चलो सर। मोनिशा, लेके चलो सर। हम मानते हैं कि हमने चोरी की, लेकिन आर्या का ही हमें नहीं पता था। पता नहीं है आर्या को किसी को बेच दिया तुम लोगों ने? बोलो। नहीं साहब, हमारा प्लान सिर्फ चोरी का था। जब मेरे को पता चला कि मेरे साहब के पास खूब पैसा आया है तो चंदन ने मेरे को बोला, तेरे साहब को 4 लाख मिला, लेकिन कभी उन्होंने 40 रुपए भी बढ़ा के दिए? अरे मेरा क्या है, मेरे को जो मिलता है ना वो भी मेरी मौसी हड़प लेती है। देख, तू अपनी मौसी से परेशान, मैं इधर ये सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी से परेशान। एक काम करते हैं, हम दोनों मिलके ना तुम्हारे सबका घर साफ करके भाग जाते हैं। लाइफ सेट हो जाएगी हम दोनों की। उस दिन जब मैडम आर्या को मेरे पास छोड़ के गई तब मैंने चंदन को फोन किया। हाँ चंदन, जल्दी से आ जाओ, मैडम घर पे नहीं है।
साहब, जैसे ही मैडम बिल्डिंग से निकली मैं भाग के सीसीटीवी रूम में गया और रिकॉर्डर ऑफ कर दिया। फिर उनके फ्लैट पे गया था। साहब, हम जेवर और पैसे लेके वहां से भाग गए। आर्या के साथ क्या हुआ ये हम लोगों को नहीं पता। हम लोग उसको घर पे ही छोड़ के गए थे। ये भी तो हो सकता है कि चोरी के दौरान तुम्हारे हाथों आर्या का मर्डर हो गया हो, बाद में उसकी लाश ठिकाने लगा दी हो तुम लोगों ने। अरे नहीं साहब, हमारे हाथों मर्डर नहीं हुआ है उसका। प्रिया, ये ऐसे नहीं बोलेंगे, खातिरदारी करो इनकी। बहुत जल्दी बोल। मैडम विश्वास करो हमारा, हमने आर्या को नहीं मारा। तो फिर क्या किया आर्या के साथ? साहब, आर्या से तो सिर्फ खुद के माँ बाप परेशान थे, नफरत करते थे उससे। आर्या के कारण मैडम पे एक बार बच्चा गिर गया था। बच्चा गिर गया था, लेकिन तुम्हारी मैडम तो प्रेग्नेंट है। साहब, वो दोबारा हुई है। 8 महीने पहले भी आर्या के कारण मैडम का बच्चा गिर गया था। तेरे हुड़दंग की वजह से हमें जिंदगी में कोई भी सुख नसीब नहीं हुआ। पता नहीं कौन सी घड़ी थी कि जब तुम्हें बोला था ना अपना ध्यान रखना, लेकिन कम तो तुम भी नहीं। इसके बाद मैडम ने आर्या के साथ आत्महत्या करने की भी कोशिश की थी। तू बोल रही है 6 महीने पहले पूर्णिमा ने आर्या के साथ आत्महत्या करने की कोशिश की थी, लेकिन गायब तो सिर्फ आर्या ही है। मेरे को लगा कि मैडम आत्महत्या करना चाहती थी, लेकिन हो सकता है कि मेरे को गलत लगा और मैडम से आर्या को धक्का देना चाहती हो। सब मैं मानती हूँ कि 6 महीने पहले मैंने आर्या के साथ आत्महत्या करने की कोशिश की थी। लेकिन राधा तो ये भी बोल रही थी कि तुमने उस वक्त आर्या को ही मारने की कोशिश की थी। नहीं सर, मैं खुद आर्या के साथ आत्महत्या करना चाहती थी। तो अब उसे मार दिया? सर, आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं? मैं अपनी बच्ची को क्यों मारूंगी सर? लेकिन 6 महीने पहले तो अपनी बेटी आर्या को मारने की कोशिश की ही थी ना आपने। अब साथ में खुद मर रही थी या उसे मार रही थी, इस बात का कोई सबूत तो नहीं है ना। आप उस राधा के कहने पर हम पर शक कर रहे हैं? अरे झूठ बोल रहे हैं वो दोनों। आप उनसे सख्ती से पूछिए कि उन्होंने आर्या के साथ क्या किया है। उनकी छोड़ो, पहले अपनी बताओ। तुम अपनी बीवी को बचा रहे हो या उसके साथ शामिल हो इस प्लानिंग में? कोई प्लानिंग नहीं की थी सर। 6 महीने पहले मैंने जो गलती की थी उसका सबक मुझे तभी मिल गया था। सर, मैं और गिरीश आर्या से बहुत प्यार करते। अब प्लीज हम पर ऐसे आरोप मत लगाइए। चलो माना कि तुमने आर्या के साथ कुछ भी नहीं किया, लेकिन राधा और चंदन के अलावा और कौन हो सकता है जो आर्या को हानि पहुंचा सकता है? पहले आप अपनी बेटी को शांत कीजिए। पूरी सोसाइटी के बच्चे डरने लगे हैं उससे। या तो उसे किसी हॉस्टल में भेजो या फिर अपने घर में बंद करके रखो, समझे? नहीं तो अच्छा नहीं होगा। तो तुम ये कहना चाहते हो कि तुम्हारी बेटी आर्या ने तुम्हारे सोसाइटी के सेक्रेटरी के बेटे का सर फोड़ा, इसलिए उसने उसको गायब कर दिया? आई एम नॉट श्योर मैडम, लेकिन पहले वो हमेशा अकड़ कर देखा करता था। लेकिन आर्या के गायब होने के बाद जिस तरह से वो सिंपैथी दिखा रहा है ना, मुझे शक हो रहा है उस पर। सर, गिरीश का दिमाग खराब हो गया। माना कि उसकी बेटी की वजह से मेरे बेटे को बहुत चोट पहुंची है, लेकिन मैं ऐसा गया गुजरा आदमी नहीं हूं कि उस मासूम के साथ ऐसा कुछ करूंगा। लेकिन जिस दिन ये कांड हुआ उस दिन आप बिल्डिंग में ही थे। आपके बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड सीसीटीवी के रिकॉर्डर बंद करके चला जाता है और आपके कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। सर, आप बेकार में मुझ पर शक कर रहे हैं। गिरीश मेरा नाम लेकर जबरदस्ती मुझसे अपनी चिढ़ निकालना चाहता है। राधा के उस बयान की पुष्टि पूर्णिमा द्वारा कर दी गई थी जिसमें पूर्णिमा ने माना था कि उसने 6 महीने पहले आर्या के साथ आत्महत्या करने की कोशिश की थी। लेकिन उसने आर्या के साथ आत्महत्या करने की कोशिश की थी या फिर सिर्फ आर्या को मारने की कोशिश की थी, यह सवाल अब भी बना हुआ था। पूर्णिमा की सफाई और गिरीश द्वारा सोसाइटी सेक्रेटरी प्रजापति पर शक जताने के बाद आर्या मिसिंग केस में एक के बाद एक कई सस्पेक्ट नजर आ रहे थे, लेकिन आर्या किस अपराध का शिकार हुई थी ये अब तक रहस्य बना हुआ था और बहुत जल्द इस केस में एक नया एंगल सामने आया है। सर, मैंने आर्या के पेरेंट्स गिरीश और पूर्णिमा की एलिबाई चेक की। जब आर्या गायब हुई तो गिरीश अपने ऑफिस में था और पूर्णिमा क्लिनिक में। सर, गिरीश के कॉल रिकॉर्ड्स के मुताबिक पिछले 6 महीने से उसकी कोई सुमन नकवा नाम की औरत से बातें चल रही है। कौन है ये सुमन नकवा? सर, सुमन का ना तो गिरीश के ऑफिस से कोई कनेक्शन है और ना ही वो उसके रिलेशन में आती है।
सर उसका नंबर खार डांडा एड्रेस पर रजिस्टर्ड है। सर एक और बात पता चली है, 10 साल पहले तक गिरीश के फादर के नाम खार डांडा में एक चौल हुआ करती थी। इस सुमन नकवा के बारे में पहले अच्छी तरह से जानकारी हासिल करो, फिर इस गिरीश से मिलते हैं। यस सर। नानू अब देखना 6 ही आएगा। अरे यार कोई बात नहीं बेटा, तेरी चाल कैंसिल। चल तुझे एक मौका और, चल। जिंदगी हमेशा दूसरा मौका नहीं देती पापा, और यही सीख आपको शुभम को भी सिखानी चाहिए। तू जा अंदर, मुझे तुम्हारे नानू से कुछ बात करनी है। मैं जानता हूं तू क्या कहना चाहती है, लेकिन बेटा एक बात मत भूल, जिंदगी ने तुझे और शुभम को जो मौका दिया है, मुझे वो एहसान उतारना ही पड़ेगा। पूर्णिमा कहाँ जा रही हो तुम? 12 बजे डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है हमारा। जानती हूँ, 11 बजे तक वापस आ जाऊँ। लेकिन जा कहाँ रही हो? वापस आकर बताती हूँ। सुमा। हेलो 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 गिरीश, गिरीश वो मुझे जान से मार देगा गिरीश। अरे सरे, दरवाजा खोलना है। प्लीज प्लीज मुझे आके ले जाओ यहाँ से प्लीज। मेरा दम घुटने लगा है गिरीश। सुमा समझा करो, मैं नहीं आ सकता। प्लीज आ जाओ। अरे किससे बात कर रही थी? किससे बात कर रही थी? अपने यार से बात कर रही है फोन पे? सारी मेरे होते हुए अपने यार से बात करती है सारी। नहीं छोड़ दो मुझे। बात कर रही। सर ये सुमन का फोटो है। सर मैंने सुमन और गिरीश के बारे में कुछ बातें पता की है। 10 साल पहले सुमन और गिरीश का अफेयर था, लेकिन गिरीश की शादी पूर्णिमा से और सुमन की शादी बाबू नखवा से हो गई थी। कॉल रिकॉर्ड से साफ जाहिर है कि फिलहाल इनके बीच में लगातार पिछले 6 महीने से बातें चल रही है। माना कि ये दोनों पिछले 6 महीने से एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, लेकिन प्रिया इस बात का आर्या के गायब होने से क्या कनेक्शन हो सकता है? ऐसा करते हैं, गिरीश की वाइफ पूर्णिमा से मिलते हैं, उससे सुमन और गिरीश के बारे में बात करते हैं, देखते हैं वो क्या कहती है। सर मैं भी कई घंटों से पूर्णिमा का वेट कर रहा हूँ, मेरा फोन भी नहीं उठा रही। सर पूर्णिमा मेरा फोन भी नहीं उठा रही है। हेलो सर, आसपास किसी ने भी पूर्णिमा के साथ किसी को नहीं देखा। लेकिन प्रिया एक बात समझ में नहीं आई, पूर्णिमा अपने घर से इतनी दूर इस सुनसान जगह पर आई क्यों होगी? सर गिरीश ने तो बोला कि पूर्णिमा ने उसे कुछ बताया नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि गिरीश को पता था पूर्णिमा यहाँ आने वाली है। सर शायद आर्या का गायब होना और पूर्णिमा के मर्डर का कनेक्शन दोनों गिरीश और सुमन के लव अफेयर से जुड़ा हुआ है। कि गिरीश और सुमन दोनों को थाने लेकर आओ। यस सर। क्या? पूर्णिमा का मर्डर? पूर्णिमा ही नहीं, हमें तो लगता है आर्या का भी मर्डर हो चुका है। सर ये आप क्या? हैरान मत हो, सीधी तरह से ये बताओ कि अपनी बेटी और बीवी को रास्ते से हटाने के लिए किसको हायर किया? सर ये क्या बोल रहे हैं आप? सर मैं अपनी पत्नी और बच्ची का मर्डर क्यों करवाऊंगा? सुमन को पाने के लिए। चुप रहने में कोई फायदा नहीं है सुमन। हमें पता चल चुका है कि तुम्हारा और गिरीश का अफेयर था अपनी अपनी शादियों से पहले। सिर्फ अफेयर नहीं था मैडम, मैंने और गिरीश ने एक दूसरे से शादी भी की थी। सुमन का भाई राघव हमारे रिश्ते के खिलाफ था, क्योंकि मेरी जात अलग थी। क्योंकि 10 साल पहले मैंने और सुमन ने भागकर शादी करी, लेकिन सुमन के भाई ने हमें ढूंढ निकाला।
मेरी बहन को भगाएगा, मेरी बहन को भगाएगा साले। आज के बाद तू उसके आसपास भी फटका ना, जान से मार दूंगा मैं तुझे। चल चल। उसके बाद मेरे भाई ने मेरी शादी जबरदस्ती हमारे पड़ोसी बाबू से करवा दी। उसके बाद मैं और मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा डर गए थे। सुमन के भाई की वजह से हमें खारदांडा भी छोड़ना पड़ा। फिर उसके कुछ समय बाद मेरे फादर ने मेरी शादी पूर्णिमा से करवा दी। पिछले 10 साल से मैं अपने शराबी पति के जुल्म से रह रही हूँ। उसके मार खा के भी उसके लिए कमाना पड़ता है मुझे। मैं सेल्स गर्ल हूँ, ऑफिस जाके प्रोडक्ट्स बेचती हूँ। इसी सिलसिले में 6 महीने पहले मेरी दोबारा गिरीश से मुलाकात हुई और फिर उसके बाद मेरी और गिरीश से अक्सर मुलाकातें होती थी। सर, मेरी बुजदिली की वजह से ही सुमन ने ये दिन देखे। मैं अपने गिल्ट में सुमन के साथ अपने दुख दर्द बांटने लगा और फिर पता ही नहीं चला कि कब धीरे धीरे हम लोग फिर से करीब आ गए। उस दिन के बाद मैंने सुमन को अवॉइड करना शुरू कर दिया, लेकिन सुमन ने मुझे फ़ोन करना नहीं छोड़ा। मैं मानता हूँ सर, मैंने सुमन के साथ इंसाफ नहीं किया, लेकिन मैंने कभी सपने में भी अपनी पत्नी पूर्णिमा और आर्या को छोड़ने का नहीं सोचा। और आप कह रहे हैं कि मैंने उन दोनों का मर्डर किया। तुमने नहीं मरवाया तो हो सकता है सुमन ने पूर्णिमा को मरवाया हो। हाँ, ये सच है कि मैं गिरीश को अपनी जिंदगी में वापस लाना चाहती थी, लेकिन मैंने वो सब कुछ नहीं किया। सच है कि मैं गिरीश को अपनी जिंदगी में वापस लाना चाहती थी, लेकिन मैंने वो सब कुछ नहीं किया। नहीं सर, मुझे नहीं लगता कि सुमन ऐसा कर सकती है। तुमने नहीं ऐसा किया, सुमन ने नहीं ऐसा किया, तो फिर कौन है जिसने आर्या को गायब किया और बाद में पूर्णिमा का मर्डर कर दिया? सर, मुझे लगता है ये काम किसी और ने करवाया है। सर, एक बात थी जो मैं आपको बताना चाहता था। कैसी बात? सर, कुछ दिन पहले आर्या की जान एक आदमी ने बचाई थी। उसके बाद पूर्णिमा अक्सर उस आदमी से बात करने लगी थी, और जिस दिन आर्या के गायब होने की खबर आई उस दिन तो पूर्णिमा आर्या को लेकर उस आदमी के साथ किसी बाबा से मिलने जाने वाली थी। कौन सा आदमी, कौन सा बाबा? सर, मैंने आज तक ना उस बाबा को देखा है ना उस आदमी को। पूर्णिमा मुझे उस आदमी के बारे में अक्सर बताती थी। सर, मुझे लगता है कि उस दिन भी पूर्णिमा उसी आदमी से मिलने गई होगी। देखो गिरीश, और कहानी नहीं। अब मैं कहानी नहीं बना रहा हूँ सर, पर मुझे इतना पता है कि पूर्णिमा उस आदमी को अंकल कहकर बुलाती थी। पुलिस ने जब गिरीश के बयान की पुष्टि की तो पूर्णिमा के उस बुजुर्ग के साथ में देखे जाने के बयान सामने आए और फिर उस अनजान शख्स का स्केच बनवाया गया। सर, मुझे ऐसा लग रहा है मैंने इसे पहले कहीं देखा है। सर, ये फोटो स्केच के साथ मैच कर रही है। सर, ये विनोबा है, बलदेव का ससुर। वही बलदेव जिसकी लाश हमें 6 महीने पहले दहीसर डंपिंग ग्राउंड में मिली थी। सर, बलदेव मर्डर इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमने इनसे पूछताछ की थी। बलदेव एक वांटेड क्रिमिनल था जिसके मर्डर का केस 6 महीने से बैकलॉग में था। लेकिन बलदेव के ससुर विनोबा का पूर्णिमा से मिलने का क्या राज था? बलदेव के मर्डर का कनेक्शन बहुत जल्द आर्या और पूर्णिमा के केस से भी जुड़ने वाला था। हाँ प्रिया, बोलो। सर, विनोबा के घर पे ताला लगा हुआ है। आसपास पूछताछ करने के बाद ये पता चला कि विनोबा, उसकी बेटी और उसका नवासा तीनों पूर्णिमा के मर्डर के बाद ही यहाँ से गए हैं। ये आर्या के गायब होने और पूर्णिमा के मर्डर से इस विनोबा का कोई ना कोई कनेक्शन जरूर हो सकता है, तभी उसका फोन बंद आ रहा है। फौरन इस विनोबा के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ, पता लगाने की कोशिश करो कि इस वक्त वो हो कहां सकता है। सर, पुलिस ने विनोबा की तलाश शुरू कर दी और जल्द ही विनोबा से जुड़ा एक और राज सामने आया। सर, विनोबा की कॉल रिकॉर्ड स्टडी किए तो ये सामने आया कि विनोबा और सुमन के भाई राघव के बीच में रेगुलरली बातें होती थी। सर, एक और बात पता चली है, राघव और विनोबा बहुत साल पहले एक ही फैक्ट्री में काम करते थे। सुमन के भाई राघव और विनोबा का कनेक्शन सामने आने के बाद
पुलिस ने राघव को पूछताछ के लिए तलब किया। देखो देखो मैडम, मैं मानता हूँ कि मैं विनोबा को फोन करता था, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया है। ज्यादा शाना मत बन, विनोबा पकड़ा जा चुका है। साहब, मैंने जो कुछ भी किया राघव के कहने पर ही किया। 6 महीने पहले मैंने तेरे पे एहसान किया था काका, अब तेरी बारी है उसे चुकाने की। तो मैंने अपनी जिंदगी में चींटी तक नहीं मारी और तुम उसे खून करने के लिए कह रहे हैं। कर तो मैं भी सकता हूँ काका, पर क्या है ना कि मेरी बहन है, इसलिए मेरे पे शक जाएगा और करना तो पड़ेगा ही। तेरी नवासी और तेरी बेटी के लिए मैंने भी तेरे दामाद को मारा था। तो बलदेव की हत्या राघव ने की थी? बलदेव ने मेरी बेटी और नवासी की जिंदगी नर्क बना रखी थी। वो पैसों की खातिर उनको बेचना चाहता था। अगर राघव बलदेव को ना मारता तो आज रश्मि और शुभम न जाने कहाँ होते। बलदेव के मर्डर के बदले मैं विनोबा से गिरीश की बेटी और बीवी को मरवाना चाहता था, ताकि सुमन और गिरीश फिर से एक हो सके। 10 साल पहले तूने ही उनको अलग किया था और अब वापस उनको। मैं अपनी वही गलती सुधारना चाहता था, क्योंकि सुमन मुझे हमेशा कोसती थी। राखी के तोहफे तो ले आए, बट तेरे जैसे भाई को राखी बांध के मुझे मिला क्या? गिरीश से अलग करके एक बेवड़े से शादी करवा दी तूने मेरी। इनका क्या करूं मैं? क्या करूं? मैं चाह के भी सुमन की जिंदगी सुधार नहीं सका। फिर मुझे एक दिन पता चला कि गिरीश और सुमन आपस में फिर से मिलने लगे हैं। मुझे लगा कि अगर मैं गिरीश की बेटी और बीवी को मार दूंगा तो गिरीश सुमन को फिर से अपना लेगा। मैंने राघव को मर्डर करने से मना कर दिया था, लेकिन उसके कहने पर मैं आर्य और पूर्णिमा को उसके पास ले जाने का प्लान बनाया। मेरी जान पहचान के एक फकीर बाबा हैं, बाबा फकीरुद्दीन। तुम अपनी बेटी को उनके पास लेके जाओ, उनके चमत्कार से वो जरूर ठीक हो जाएगी। पूर्णिमा मेरे साथ चलने के लिए तैयार थी, लेकिन उसके पति ने उसे मना कर दिया था। पूर्णिमा के जाने के बाद मैंने देखा कि आर्य की नौकरानी उनके बिल्डिंग के गार्ड के साथ कहीं जा रही है। मैंने सोचा आर्य घर में अकेली होगी, लेकिन तभी मैंने देखा कि आर्य खुद बिल्डिंग से बाहर आ रही। मैं आर्य को राघव के पास ले गया और राघव ने उसको मारने के बाद राघव उसकी मां को भी मारना चाहता था, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया था कि इस बार मैं कुछ भी नहीं करूंगा। लेकिन पूर्णिमा मुझसे दोबारा मिलना चाहती थी। तब मुझे लगा कि उससे मुझ पर शक हो गया, लेकिन कुछ दिन के बाद वो मुझे फिर मिली। लेकिन उसने शक नहीं जताया। उसने बोला कि वो उस बाबा से मिलना चाहती है जिसके बारे में मैंने उससे झूठ बोला था। मुझे लगा कि मैं उसे और धोखा ना दूं, लेकिन फिर अपने ज़मीर को मार के मैंने पूर्णिमा से कहा कि मैं उसे उस बाबा से मिला दूंगा। फिर उसे एक जगह मिलने के लिए बुलाया। रुको। आर्या, आप प्लीज छूइए नहीं। बांट हमारी परेशानियां, आने वाली कल की चिंताएं कभी कभी हमारी सोच को इतना कमजोर बना देती हैं कि हम बिना सोचे समझे उनका हल ढूंढने के लिए ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनके लिए हमें पछताने का भी मौका नहीं मिलता। राघव की सोच इतनी विकृत थी कि उसने अपराध करके अपनी उस भूल को सुधारने का सोचा,
जिसमें वो अपनी बहन के लिए पश्चाताप तो नहीं कर पाया, लेकिन पूर्णिमा और आर्या की जिंदगी छीनकर कई और जिंदगियां भी तबाह कर दी। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद।